हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है और आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस इतनी है कि ये हर एग्ज़ाम के अंदर हमेशा इसके बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते हैं, चाहे वो आपका स्कूल का यूटी हो, चाहे वो आपके स्कूल का फर्स्ट टर्म हो, चाहे वो आपके स्कूल का सेकंड टर्म, फाइनल टर्म, 12th में भी आते हैं, एंट्रेंस में भी इस चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करूँगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। राइट, तो शुरुआत करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ। तो बात करते हैं एक फर्स्ट जो टर्म आती है इसके अंदर, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ये जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये केमिकल बॉन्ड है। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में। यूजुअली हम दो एटम्स लेते हैं, उनके बीच की बात करते हैं। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन एटम्स को होल्ड करके रखता है। अब ये एटम्स सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। और एलिमेंट्स बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हमको सिंपल टर्म्स में बताया गया है कि नोबल गैस के जैसा बनना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना। राइट, तो एलिमेंट्स या एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं स्टेबल होने के लिए। और कोई तरीका इनका फिक्स नहीं है कंबाइन करने का, अलग अलग तरीके इन्होंने ढूंढे हैं कंबाइन करने के, और अलग अलग तरीके ढूंढने की वजह से हमारे पास अलग अलग थ्योरीज हैं जो इनको क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। जैसे सबसे सिंपलेस्ट थ्योरी हमारे पास आती है कोसेल लुईस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो थ्योरी आती है वेस्पर थ्योरी। एक और थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देन फोर्थ हमारे पास आता है हाइब्रिडाइजेशन, जो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड लास्ट जो थ्योरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आप देखिए, ये 5 अलग अलग थ्योरीज हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि तरीके ही अलग अलग है एलिमेंट्स के कंबाइन करने के लिए। और ये पूरी थ्योरीज भी नहीं है, कोई एक थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन कर सके वो भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, पर हम उनको इस सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कोसेल लुईस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर एलिमेंट अपने आप को सबसे पास वाली नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है ना। एवरी एलिमेंट wants to become like nearest noble gas। अब इस नियरेस्ट नोबल गैस के बनने के लिए या तो उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं, या उनको कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, या कुछ केसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ते हैं, शेयर करने पड़ते हैं, ताकि वो नोबल गैसेस के जैसा अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। क्योंकि हर नोबल गैस के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक नोबल गैस ऐसी है जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम बात करते हैं हीलियम की। इसलिए ये ड्यूप्लेट नाम रखा जाता है हीलियम के केस के अंदर। अदरवाइज हम ऑक्टेट की बात करते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। और इसको अचीव करने के लिए एलिमेंट्स 3 टाइप से बॉन्ड्स बनाते हैं। पहला आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि ये 2 बॉन्ड्स तो हमारे कोर्स में अच्छे खासे हैं, पर ये तीसरा डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे कोर्स में नहीं है, पर मैं फिर भी पढ़ाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्लास 12th के अंदर हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं।
हालांकि 11th में भी यूज करते हैं, पर 12th में भी बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास में हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड वो होता है जो बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन क्या करती है, गेन करती है। यूजुअली मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन। जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, केटायन। जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एनायन। इसलिए ये एक तरह का बॉन्ड है बिटवीन केटायंस एंड एनायंस, राइट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं किसका, NaCl का। सोडियम मैं सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, मैं ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा। सोडियम का ये सिंबल हो गया, ये हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस रिप्रेजेंटेशन को, जिसके अंदर एक एलिमेंट का सिंबल आता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उसकी नीचे कॉन्फ़िगरेशन आती है, इनको हम कहते हैं लुईस सिंबल्स या फिर कोसेल लुईस स्ट्रक्चर्स। हम ऐसे हर एलिमेंट के लिए ड्रॉ करेंगे। दूसरा जो इसके साथ कंबाइन करने वाला है वो है क्लोरीन, जिसकी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 287, और इसके आउटरमोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, जिनको मैं क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप आराम से आइडेंटिफाई कर सके कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। अब सोडियम को स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या एक लूज करे, तो आसान है लूज करना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को दे देता है। और क्लोरीन के पास या तो 7 लूज करे या एक गेन करे, आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को हमेशा के लिए दे दिया, तो क्लोरीन ने उसको गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और ये क्या बन गया, 288, और सोडियम क्या बन गया, 28। सिंस सोडियम के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पे चार्ज आया पॉजिटिव, और क्लोरीन के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, और कंपाउंड आ गया NaCl। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल, सोडियम ऑक्साइड। यहां पर हमारे पास सोडियम है जिसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन, जिसके पास एटॉमिक नंबर 8 होने की वजह से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर सोडियम तो एक ही लूज कर सकता है, इसीलिए हमने एक और सोडियम एटम लिया और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक उसने पहले सोडियम से गेन कर लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे सोडियम से गेन कर लिया, और ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। सिंस सोडियम ने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो सोडियम ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो सोडियम के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसने पॉजिटिव आयन बनाया, पर हमने यूज कितने किए, 2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और ऑक्सीजन के एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसने नेगेटिव 2 बनाया, इसलिए हम उसको ऐसे लिख रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया। लेट अस टेक अप अनदर एग्जांपल, मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मूला होता है MgCl2। यहां पे मैग्नीशियम है जिसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है इसकी, 282, एज एटॉमिक नंबर इज 12।
मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, पर क्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, तो कॉन्फ़िगरेशन है 287 और इसके पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए हमारे पास एक और क्लोरीन आया जिसके पास अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, और दूसरा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन भी इस क्लोरीन ने गेन कर लिया। तो अब आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आ गया, ये रहा मैग्नीशियम जिसके अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहला इलेक्ट्रॉन एक Cl ने गेन किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl ने गेन किया, तो दोनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो क्लोरीन क्या बन जाएगा 288, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीशियम के एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो +2 हो गया, और Cl के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो -1 हो गया, पर हमने 2 यूज किए तो 2Cl-। सिमिलरली एक और कंपाउंड हम चेक कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और कॉन्फ़िगरेशन क्या है 282, और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2,6। तो मैग्नीशियम एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, और इनफैक्ट दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑक्सीजन को दे देगा, ताकि ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर ले 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके। तो मैग्नीशियम का भी ऑक्टेट पूरा आ गया 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा आ गया 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो मैग्नीशियम को हम क्या लिखते हैं +2, क्योंकि एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ऑक्सीजन को हम क्या लिखते हैं -2, क्योंकि उसके एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए गेन किए। सो दिस इज हाउ आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड बनता है बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पे सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनता है। पहला फैक्टर, आपने सिंस इलेक्ट्रॉन लूज कराना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ये एनर्जी सिंस हमारी जेब से जा रही है तो ये हमेशा कम होनी चाहिए। याद रखिएगा नेचर का असूल, किसी भी प्रोसेस में हमारे तरीके से पैसे कम लगने चाहिए, नेचर कहता है एनर्जी कम लगनी चाहिए। पैसा और एनर्जी जाना कम चाहिए, आना ज़्यादा चाहिए, ये रूल याद रखना। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। मेटल है गैसियस स्टेट के अंदर, हम एनर्जी लगाते हैं ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये उसका गैसियस स्टेट हो गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो जो एनर्जी हम लगा रहे हैं उसे कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, और सिंस ये हमारी जेब से जा रही है तो ये कम होनी चाहिए। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रॉन लूज करा के नॉन मेटल को गेन कराते हैं, तो ये रहा हमारा वो गैसियस नॉन मेटल, इसको हम वो वाला एक इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे ताकि वो एनायन बना दे अपने गैसियस स्टेट में, तो वो एनर्जी लूज करता है। तो ये जो वो एनर्जी लूज कर रहा है जो हमको मिल रही है, तो एनर्जी या पैसा अगर हमको मिले तो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। आई रिपीट, ये एनर्जी हमेशा क्या होनी चाहिए हाई, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी और पैसा हमेशा मिलना चाहिए।
राइट। और फाइनली जब हम इन दोनों कैटायंस और एनायंस को मिलाते हैं, ये आ गया हमारा गैसियस कैटायन, ये आ गया हमारा गैसियस एनायन। जब ये आपस में मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, कितना अमाउंट, 1 मोल, जिसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड। तो एक और एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी जो रिलीज है ये कौन सी होती है, लैटिस एंथैल्पी। और सिंस ये एनर्जी रिलीज है तो ये हमें मिल रही है, तो ये हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। तो सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब IE कम हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हो और लैटिस एंथैल्पी क्या हो, ज़्यादा हो, राइट। तो लेट अस सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जो है वो सब नेचर में सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि फोर्सेस इनके बीच में स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से स्टेट क्या है, सॉलिड। ये अपने रेगुलर स्पेस पर आते हैं, जिसकी वजह से इनका जो 3 डायमेंशनल स्पेस आता है वो एक रेगुलर लैटिस स्ट्रक्चर देता है। तो एक के बाद एक ऑर्डर तरीके से ये अरेंज होते हैं। तो इस ऑर्डर को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी। ये पानी में डिसॉल्व कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब पानी में इनके आयंस प्रोड्यूस होते हैं तो वो आयंस पानी के साथ चिपक कर, कंबाइन करके एक एनर्जी लिबरेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इस हाइड्रेशन एंथैल्पी या इस एनर्जी के रिलीज होने की वजह से ये पानी में डिसॉल्व करते हैं, और ये इतनी एनर्जी ज़्यादा होती है कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर देती है जो आयंस के बीच में होते हैं। अभी मैं इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये हाइड्रेशन एंथैल्पी आती क्यों है। टेक्निकली मैं ये कहना चाहता हूँ, हाइड्रेशन एंथैल्पी कब आती है। आप देखिए कि जब कोई गैसियस मेटल पानी में जाता है तो वो गैसियस फॉर्म के बजाय एक्वस में बन जाता है, और वो एनर्जी रिलीज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। यही सेम चीज़ एनायन के लिए भी होती है। जब ये गैसियस एनायन पानी में जाता है तो ये गैस से एक्वस फॉर्म के अंदर बन जाता है, और ये एनर्जी रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। एंड लास्ट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है इसका, दे आर गुड कंडक्टर्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन सॉल्यूशन या फिर मोल्टेन फॉर्म के अंदर, क्योंकि तभी तो इनके आयंस क्या होते हैं, फ्री। सॉलिड फॉर्म के अंदर बैड कंडक्टर, आयंस पैक्ड होते हैं। गैसियस फॉर्म के अंदर तो कोई मूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आयंस इंडिविजुअली प्रोड्यूस नहीं होते। चलिए फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे पास नमक है NaCl, जो आपने 1 चम्मच लिया, और उस 1 चम्मच नमक को आपने किस में डाल दिया, पानी में, और पानी में जाते ही ये आयंस में बदल जाते हैं, और वो आयंस पानी के साथ चिपक जाते हैं और एक्वस फॉर्म में बदल जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। कैसे, ये देखिए। ये हमारे पास सोडियम का कैटायन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब ये पानी में जाता है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर एक छोटा सा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। सर क्यों? हम वैसे इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको अभी बता देता हूं, ड्यू टू ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज Na पॉजिटिव को चारों तरफ से घेर लेता है और अट्रैक्ट करता है, और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एक एनर्जी
रिलीज होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया, हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। सेम गोज विद Cl माइनस। अब Cl माइनस पे नेगेटिव चार्ज है और जब पानी में जाएगा तो H पर छोटा सा पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, छोटा सा नेगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन पर छोटा सा चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो चारों तरफ से Cl माइनस को घेर लेते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से दोबारा एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। इस रीजन की वजह से सॉल्ट्स जो होते हैं वो पानी में क्या कर जाते हैं, डिसॉल्व। ऑल्सो, मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अब हम पढ़ते नहीं हैं, ये सिर्फ इंडिया में ही या कुछ कंट्रीज में ही पढ़ाया जाता है, बट अदरवाइज ये एक आउटडेटेड टर्म हो चुकी है। अब ये क्यों हो चुकी है टर्म आउटडेटेड, अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये एक्चुअली में बॉन्ड था तो नमक, सॉल्ट्स अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो पानी में जाके भी सॉलिड में ही रहने चाहिए थे, बॉन्ड थोड़ी ना ब्रेक करना चाहिए था। लेकिन ये तो पानी में जाके अलग हो जाते हैं। तो अगर ये पानी में जाके इतनी आसानी से अलग हो जाते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड का काम होता है दो चीजों को होल्ड करके रखना किसी भी हद तक, पर ये तो बड़ी आसानी से पानी में स्प्लिट हो गए अपने लालच की वजह से। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अब एक आउटडेटेड टर्म हो चुकी है, पर हम फिर भी इसको कोर्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये प्योरली अब माने जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बट कुछ क्या हमारे इंडिया में अभी भी इनको पढ़ाया जाता है एज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो अदरवाइज ये क्या है, लेटेस्ट स्टडी में क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, बट एनीवेज इट्स ओके। दूसरा, सॉलिड फॉर्म के अंदर ये आयंस टाइटली पैक्ड होते हैं, आयंस आर टाइटली पैक्ड। अगर ये टाइटली पैक्ड है तो इसका मतलब है नो मूवमेंट, और अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब है नो करंट। लेकिन जब हम इनको पानी में डाल देते हैं तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी के चक्कर में अलग अलग हो जाते हैं और आराम से मूव करते हैं, इसलिए आयंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव। अगर आयंस मूव कर रहे हैं तो करंट फ्लो होगा, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर इन मोल्टेन और एक्वस फॉर्म, राइट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। लेट अस टेक अप कुछ क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन कहते हैं एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, जो एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एटम्स को होल्ड करके रखता है। कहते हैं राइट द लुईस डॉट सिंबल्स फॉर एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मैग्नीशियम के लिए आपको लुईस डॉट सिंबल लिखना है, तो आप एलिमेंट लिखिए, उसका एटॉमिक नंबर से उसकी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन या सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आगे पीछे ड्रॉ कर दीजिए। सेम गोज विथ सोडियम 281 और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 2,3 और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दीजिए। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दीजिए, चाहे डॉट बनाइए क्रॉस बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2,5 अब आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 5। एंड सिमिलरली ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35 तो 2 8 18 7 तो आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दीजिए। भाई हैलोजन है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, राइट। देन आता है थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, राइट द लुईस सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस। अब सल्फर और सल्फाइड
मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बता देता हूं कि कैसे वो बनते हैं। ये देखिए, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो कॉन्फ़िगरेशन सिंपल टर्म्स में क्या होगी 286। इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा सल्फाइड। और अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 288। ये 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके अपने हो गए और 2 इसने किसी से गेन किए 2-। ऐसे ही एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 283। इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा लूज, तो ये क्या बन जाएगा Al3 पॉजिटिव विद कॉन्फ़िगरेशन 2,8, राइट। सिमिलरली थर्ड है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1। ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो ये तो उसका अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया, आप देख सकते हैं, और इस पर -1 चार्ज है। आई होप आपको समझ में आया मैंने कैसे लुईस सिंबल्स ड्रॉ करे हैं। 6th क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज का, राइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कौन कौन से थे फेवरेबल फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे? एक, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरा फैक्टर, लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, तो सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूज लुईस सिंबल्स टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन स्पीशीज के बीच में। तो चलिए 14th क्वेश्चन देखते हैं। पहला पार्ट, पोटेशियम। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2881। और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 1। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 286। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6। सल्फर को 2 गेन करने हैं, पोटेशियम के पास एक ही है, इसलिए हमने 2 पोटेशियम ले लिए। अब देखिए, ये सल्फर है जिसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ये हो गए, ये 5 हो गए, और एक इसने पोटेशियम से गेन कर लिया, और एक इसने दूसरे पोटेशियम से गेन कर लिया, और सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया 288। और ये पोटेशियम ने एक लूज किया, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इस पोटेशियम ने लूज किया, तो इसका भी ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक पोटेशियम ने तो एक ही लूज किया है और 2 यूज हुए हैं, तो 2। लेकिन एक सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो -2 चार्ज लगा। ऐसे ही बी पार्ट अगर देखें, तो उसके अंदर कैल्शियम एंड ऑक्सीजन है। कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, तो कितना आ गया 2882। इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के पास अपने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 26। कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन को दे देता है। ये रहे वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के। ये रहा ऑक्सीजन जिसके अपने पर्सनल 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऑक्सीजन ने 2 गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया 2,8, और कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। सिंस कैल्शियम के एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो Ca पॉजिटिव हो गया। ऑक्सीजन ने 2 गेन किए
O2 माइनस हो गया। आइए देखते हैं थर्ड, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 283 और इसके पास अपने 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,5 और इसके पास अपने 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। एल्यूमिनियम अपने तीनों इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं। तो नाइट्रोजन ने जब 3 गेन किए तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और एल्यूमिनियम ने जब 3 लूज किए तो उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। एल्यूमिनियम के एक एटम ने 3 लूज किए तो वो +3 आ गया, और नाइट्रोजन के एक एटम ने 3 लूज किए तो वो -3 आ गया। तो आई होप आपको आयनिक बॉन्ड, उसके बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स बच्चों समझ में आए। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इनको एक्सप्लेन किया है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ऐसे ही सिंपलेस्ट वे से इस चैप्टर को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको कोई भी टाइप की दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं आए। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें, और प्लीज़ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको इसके रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मेरी बात को समझिए और मार्क माय वर्ड्स कि मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो class, thank you very much for watching our video, and bye bye from School of Science.